अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी का आपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें हम सेल्स की डिस्कवरी देख रहे थे कि सेल्स कैसे डिस्कवर हुए थे। ठीक, तो जब सेल्स डिस्कवर हुए विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, तो अभी हम उसकी डिटेल देखेंगे कि हिस्ट्री में कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल्स को की डिस्कवरी को कंफर्म किया। ठीक है, और सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या लाइफ का एक बेसिक यूनिट है, इस चीज़ को कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। ठीक है, तो अभी हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी असल में जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी क्या था कि हर मैटर जो है, ऑल टाइप ऑफ मैटर, वो किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, किसी भी केमिकल नेचर का हो, बट इट मस्ट कंटेन स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हर मटेरियल थिंग जो है वो एटम से बनी हुई है। ठीक, एटम उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बगैर एटम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, तो ये था एटॉमिक थ्योरी। बिल्कुल ऐसे ही बायोलॉजी में आप देखोगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या चीज़ है? ये एक थ्योरी है, इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं जो हम इस हिस्ट्री के बाद देखेंगे। तो मैं इसको आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि सेल थ्योरी क्या था। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, जो एक लिविंग सेल, जो एक सेल है ना, किसी ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाने के लिए ये मस्ट है कि उसके अंदर एटलीस्ट 1 सेल जरूर हो। ठीक है, विदाउट अ सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो सेल थ्योरी ये चीज़ बताती है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जब तक, तो 17th सेंचुरी तक रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल था, किसी भी जो सबसे पहला सेल, बेशक वो डेड सेल था, सबसे पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो उससे पहले जो एरिस्टोटल के टाइम में उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, यानी एक थ्योरी दी थी, एक आप कह सकते हो हाइपोथेसिस दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं। एरिस्टोटल के टाइम पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह का कंसिडर किया जाता था, प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ये आइडिया दिया था कि ऐसा लगता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, कुछ ना कुछ किसी लेवल पे उन सब में सिमिलरिटी नज़र आती है। मतलब ये सब अंदर से जिस तरह क्रिएट हुए हैं ना, ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, दे हैव अ कॉमन ओरिजिन, इनके अंदर कुछ तो कॉमन है। ठीक है, इसने जस्ट ये आइडिया दिया था, लेकिन क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो सेल्स नहीं डिस्कवर हुए थे। ठीक है, लेकिन एरिस्टोटल की भी जो स्टडी थी, उसका जो बेस था वो क्या था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज़ कॉमन है? सेल। ठीक है, लेकिन सेल का नाम उस टाइम तक किसी को नहीं मालूम था कि वो जो भी कॉमन चीज़ है वो सेल है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि देयर इज अ यूनिटी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, दे ऑल आर सिमिलर। ठीक है, सब एक जैसे हैं। ठीक, देन लेटर ऑन 17th सेंचुरी में रॉबर्ट हुक ने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, जो बिल्कुल सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में ये डेड वुड का जो पीस है ना, वुड का एक पीस माइक्रोस्कोप में देख रहा था। ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहा था कि ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब वुड क्या होती है? प्लांट का पार्ट होता है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, जब प्लांट की बॉडी वुडिफाई होती है ना, जब उसमें वुड आती है, ठीक है, तो वो जो वुड होती है, जब ग्रीन स्टेम से वुडी स्टेम बनती है। ठीक, तो अपने याद रखना है कि ग्रीन स्टेम तो लिविंग होती है, उसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन जब वो वुडिफाई होता है तो वुड फॉर्म में जाके उसके जो भी लिविंग सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वुड क्या है? चाहे वो लिविंग प्लांट की वुड हो, लेकिन वुड का जो पोर्शन होगा दैट इज द डेड सेल्स। ठीक है, हार्ड डेड सेल्स। ठीक, तो रॉबर्ट हुक क्या ऑब्जर्व कर रहा था? जो कॉर्क का एक पीस था, वुड का एक पीस था, ठीक है, कॉर्क, वो कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहा था माइक्रोस्कोप में, अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में। तो उसे क्या दिखाई दिया कि कॉर्क के अंदर ना उसको हनी कॉम्ब लाइक स्मॉल हॉलो कंपार्टमेंट्स एंड एम्प्टी कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। उसने उनको क्या नाम दिया? दीज आर सेलुलाई। ठीक है, उसने सेलुलाई का नाम दिया। ठीक है, तो बाद में लेटर ऑन इसी सेलुलाई को उसने कहा था कि जो वुड है, यानी प्लांट टिश्यू का पार्ट वुड, उसके अंदर हनी कॉम्ब शेप के बहुत सारे उसको एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, एम्प्टी बॉक्सेस उसको नजर आए हैं। ठीक है, वो असल में क्या थे? वो असल में प्लांट के सेल्स थे जो कि डेड हो चुके थे। ठीक है, वो डेड सेल्स थे।
ठीक ठीक है, क्योंकि इसने लाइट माइक्रोस्कोप में देखा था। लाइट माइक्रोस्कोप सिर्फ सेल दिखा सकता है, इंटरनल डिटेल्स नहीं दिखा सकता। ठीक, तो सबसे पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने, एंड दैट वाज अ डेड सेल। और वो कौन सा सेल था? वुड का सेल था, कॉर्क का सेल था। ठीक, और ये सिर्फ इतनी ही डिस्क्रिप्शन दे सका था कि हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें से इसने सेलुलाई का नाम दिया था। और सेलुलाई लेटर ऑन सेलुलाई का जो नेम था वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेल में। लेटर ऑन उन सेलुलाई को सेल कहा गया। ठीक है, देन इसके बाद एंटोनी वैन लीवेनहुक ने सबसे पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था। ठीक है, सबसे पहला लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया था? लीवेनहुक ने। ठीक है, और लेकिन सबसे पहला जो सेल था, चाहे वो डेड था, लेकिन सबसे पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। देन सबसे पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लीवेनहुक ने। ठीक है, इसने क्या देखा? ये भी अंडर द माइक्रोस्कोप पॉन्ड वाटर का एक सैंपल ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, पॉन्ड वाटर है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो सेल्स मूव भी करते हैं और उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस यानी चल रहे होते हैं, वो लिविंग होते हैं। ठीक है, तो ये एक माइक्रोस्कोप के अंदर पॉन्ड वाटर का एक सैंपल ऑब्जर्व कर रहा था, जिसमें इसने देखा कि स्मॉल टाइनी कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, सेल लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि वो लिविंग हैं, मीन्स उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसमें मूवमेंट हो रही है, वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर डिवीजन हो रही है, ये सब इसने ऑब्जर्व किया। तो इसने क्या कहा? दीज आर सेल्स, दीज आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसने ऑब्जर्व किए? लीवेनहुक ने। ठीक है, देन लेटर ऑन जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एक साइंटिस्ट था, जिसने एक कॉन्सेप्ट दिया, अपनी स्टडीज़ का एक निचोड़ दिया कि जितनी भी इसने एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उन सब से एक ही रिजल्ट मिलता है, दैट नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट सेल। यानी सेल का जो लाइफ का बेसिक यूनिट है, दैट इज सेल। ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, इन साइंटिस्ट के बाद जब सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये सब चीज़ें देखना शुरू की कि अच्छा, अगर लिविंग पॉन्ड वाटर में अगर सेल्स थे तो क्या लीफ के अंदर भी होंगे, तो क्या किसी एनिमल टिश्यू के अंदर भी होंगे, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी शुरू की। ठीक है, तो लेमार्क ने अपनी एक अपना आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट दिया कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट हैविंग अ सेल। ठीक है, देन रॉबर्ट ब्राउन ने लेटर ऑन रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के सेंटर में एक डार्क डेंस सी बॉल होती है। ठीक है, उसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। ठीक, उसके बाद लेटर ऑन टू साइंटिस्ट स्लेडन एंड शॉन, दे इंडिपेंडेंटली दे observed that plant body and animal body is composed of cells। ठीक है, जितनी भी प्लांट बॉडी है, रूट से लेके शूट तक पूरा, ठीक है, वो सारा का सारा किससे बना हुआ है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ है। ऐसे ही एनिमल बॉडी भी, पूरी की पूरी एनिमल बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, देन यहाँ से इस स्टडी के बाद, ये जो शॉन और स्लाइडन की स्टडी थी, यहाँ से जो था सेल थ्योरी की बेस बनी। सेल थ्योरी मीन्स कि सेल्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से सेल थ्योरी की बेस बनना स्टार्ट हुई। लेकिन लेटर ऑन आज जो हमें सेल थ्योरी की फॉर्म मिलती है वो थोड़ी मॉडिफाइड है। अब हम आगे देखते हैं वो मॉडिफाई कैसे हुई है। रुडोल्फ विर्चो एक और साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी पेश की थी दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब a cell is produced only by a living cell। ठीक है, मीन्स एक न्यू सेल अगर प्रोड्यूस होगा ना, ठीक है, न्यू सेल अगर क्रिएट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसे क्रिएट होगा? फ्रॉम इट्स पेरेंट लिविंग सेल। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लिविंग और सेल नहीं है लेकिन एक लिविंग सेल खुद ब खुद पता नहीं कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे उसकी बर्थ हो रही है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है कि वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को जनरेट करे। मीन्स अगर कहीं पे फ्लाई, जैसे अगर कहीं पे मच्छर पैदा हो रहे हैं किसी पानी में, इट मीन्स कि वहाँ
कहीं उनका पेरेंट मॉस्किटो भी था, उसने एग्स ले किए तो तब जाके न्यू मॉस्किटोज आए हैं, ठीक है। विदाउट किसी मॉस्किटो के वो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, खुद ब खुद नहीं प्रोड्यूस हो सकती, ठीक। तो इसी तरह विदाउट अ सेल, विदाउट अ लिविंग पेरेंट सेल, कोई भी सेल क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक, तो ये पॉइंट भी, रुडोल्फ विर्चो का ये पॉइंट भी, दैट ऑल सेल्स आर फ्रॉम लिविंग सेल्स, दे आर जनरेटेड फ्रॉम लिविंग सेल्स, ठीक है, दे आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, ये पॉइंट भी सेल थ्योरी का पार्ट बना बाद में, ठीक है। उसके बाद लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट है जिसका सेल थ्योरी में और इस चीज़ को प्रूव करने में कि कोई लिविंग सेल विदाउट अ पेरेंट लिविंग सेल क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज़ को, इस थ्योरी को बाय एक्सपेरिमेंट्स किसने प्रूव किया? लुईस पास्चर ने, ठीक है। इसने बीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक। हम बाद में इसको मीन्स आपके कोर्स में आएगा तो हम देखेंगे, अभी आप इतना ही देखो कि ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वन बाय वन सेल्स को या सेल्स की इम्पोर्टेंस को प्रूव करने के लिए बहुत सारा वर्क किया, ठीक। तो लेटर ऑन जब इतने सारे साइंटिस्ट ने इतने लंबे अरसे में अपनी जिनकी जितनी भी स्टडीज़ थी उस सब से क्या पता चल रहा था, ये सब सेल को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं और सेल लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और सेल कहाँ से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, ठीक है। सेल्स ही नया सेल क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज सेल क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक। तो इस सारी स्टडीज के बाद हमें एक सेल थ्योरी के फॉर्म में इसका एक निचोड़ मिला, ठीक है। सेल थ्योरी अब क्या चीज़ है हम उसको देखते हैं। सेल थ्योरी इज अ थ्योरी, थ्योरी क्या होती है? जो बार बार प्रूव हुई हो, जो कभी भी रिजेक्ट ना हुई हो, ठीक है। तो सेल थ्योरी के 3 बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, इनको हम अभी देखते हैं। नंबर 1 इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये मस्ट है, ठीक है। ऑल लिविंग organisms must have one or more living cells। अगर किसी की बॉडी में एक भी सेल नहीं है then that is not a living organism, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि लाइफ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सेल के ऊपर डिपेंड करती है। सेल ही एक लाइफ के प्रोसेसेस को रन कर सकता है। जैसे आपने अभी चैप्टर 7 पढ़ा, चैप्टर 7 में आपने क्या देखा कि सेल ही फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, सेल ही एनर्जी को जनरेट करता है, ठीक है। सेल ही प्रोटीन्स जनरेट करता है, ठीक। सेल ही क्या करता है? डिवाइड होता है और बॉडी की ग्रोथ होती है। सेल ही डिवाइड होता है और जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो सेल ही परफॉर्म करता है। जब एक लिविंग बॉडी के अंदर सेल नहीं है, दैट लिविंग बॉडी इज नॉट अ लिविंग बॉडी, वो क्या है? वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कोई नॉन लिविंग पार्ट है नेचर का, ठीक है। जैसे सॉइल, ठीक, जैसे कि आप कह सकते हो सॉइल और वाटर, रॉक्स, एयर, ये सब चीज़ें, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता जिसमें एक भी सेल नहीं है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी क्या है? दैट इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 सेल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट 1 सेल होना चाहिए उसकी बॉडी में, ठीक है। सेल थ्योरी का सेकेंड पोस्टुलेट है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स and the basic unit of organization of all organisms. They are the unit of organization of a body. ठीक है, हमने कह दिया ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होगा, सही। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो एक एक सेल इंडिविजुअली अलग अलग नहीं रह रहा होता। क्या होता है? सेल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, मिल के काम करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन पूरा इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो एक लिविंग बॉडी है, इट इज़ merely, it is just the collection of cells, ठीक है। सेल्स भी कौन से? जस्ट कलेक्शन नहीं है, सेल्स की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक लिविंग
बॉडी कैसे कंपोज होती है? सेल इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड होल बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बॉडी इज सेल. ठीक है, द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. बॉडी का पार्ट तो है सेल, ये तो हो गया प्रूफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि उनमें सेल हो. सेकेंडली, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंपोज भी क्या करता है? सेल कंपोज करता है. सेल्स ऑर्गेनाइज होकर डिफरेंट टिश्यूज जनरेट करते हैं और फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट. सेल्स अराइज बाय ओनली डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, सेल्स कम फ्रॉम पेरेंट लिविंग सेल्स. वही रुडोल्फ विर्चो की जो थ्योरी थी दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम द पेरेंट सेल. ठीक है, जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, उसमें क्या था? जब भी कोई नया सेल क्रिएट होता है, कहाँ से क्रिएट होता है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल. कोई लिविंग सेल है तो वो नेक्स्ट सेल को क्रिएट कर सकता है. अगर कोई लिविंग सेल ही प्रेजेंट नहीं है तो कोई सेल भी क्रिएट नहीं होगा. ठीक, तो ये है सेल थ्योरी. ठीक, अब सेल थ्योरी ने दुनिया में जितने भी, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सब के ऊपर ये सेल थ्योरी अप्लाई हो रही थी. उनकी बॉडी में एटलीस्ट वन सेल ज़रूर था. ठीक है, उसके अलावा उनकी बॉडी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कंपोज हुई हुई थी. थर्डली, उसके उनके बॉडी के, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स थे वो डिवाइड करके न्यू सेल्स क्रिएट करते थे. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके यूकेरियोट, प्रोकैरियोट से लेके सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये सेल थ्योरी कम्प्लीटली अप्लाई हो रही है. ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन आ गई. कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ हम उनको ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, अभी तक उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं कहा जाता. कुछ इस तरह के पार्टिकल्स डिटेक्ट हुए कि वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे. ठीक है, हम देखते हैं क्या एक्सेप्शन है. द फेलियर ऑफ सेल थ्योरी कह सकते हैं हम इसको, या एक्सेप्शन कह सकते हैं. ठीक है, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स. आप इनको रफली वायरसेस के अंडर ही कह सकते हो. ठीक है, दे ऑल आर वायरसेस. ठीक है, जैसे आजकल आप बहुत सुनते हो ना कोरोना वायरस. ठीक है, तो उसी तरह वायरसेस. अब आपको पता चल जाएगा कि वो जो कोरोना वायरस है वो उसकी क्या नेचर है. ठीक, तो वायरसेस का मतलब है दे आर द पार्टिकल्स. हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं कहते हैं. दे आर स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो कि जब किसी लिविंग बॉडी में एंटर कर जाते हैं ना, मीन्स जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा एक वायरस थ्रू एयर, ठीक है, थ्रू फूड, कुछ भी, किसी भी तरह वो हमारी बॉडी में जस्ट एंटर हो गया. ठीक, अब वो जब लिविंग सिस्टम में एंटर होते हैं तो वो एकदम से लिविंग बिहेव करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, उनके अंदर जिंदगी आ जाती है. ठीक, वो अपनी जनरेशन को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, न्यू वायरस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. तो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करना तो सिर्फ और सिर्फ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक है ना. ठीक है, तो सेल थ्योरी का जो थर्ड पार्ट है कि कोई सेल, कोई लिविंग पार्ट किसी विदाउट अ लिविंग पेरेंट वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सॉइल पार्टिकल रखा और वो सॉइल पार्टिकल डिवाइड हो के ढेर लगा दिया उसने सॉइल पार्टिकल्स का? ऐसा कभी भी नहीं होता. ठीक है, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होती, वो रेप्लिकेट नहीं करती, वो अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं करती. ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही प्रॉपर्टी है दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर जनरेशन. ठीक है, तो वायरसेस ऐसे, इनको हम ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं. ठीक है, वायरसेस का क्या स्टेटस है? वायरसेस आर एक्चुअली द ए सेलुलर पार्टिकल्स, दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम पार्टिकल का नाम दे रहे हैं इनको. ठीक है, पार्टिकल किसके लिए हम नेम लेते हैं? डेड के लिए. ठीक है, नॉन लिविंग के लिए पार्टिकल का नेम लेते हैं. ठीक है, तो ए सेलुलर पार्टिकल्स, ए सेलुलर मतलब दे आर नॉट हैविंग एनी सेल, उनके अंदर कोई सेल नहीं है. ठीक, तो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं. ये ऐसे स्पेशल किस्म के पार्टिकल्स हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है, ये अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं. ठीक है, यानी समटाइम्स दे बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उसके अलावा दे आर नॉट लिविंग. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट लिविंग. ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर होंगे? दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, दे स्टार्ट गिव राइज द न्यू जनरेशन. ठीक है, ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं.
लेकिन जब ये किसी लिविंग बॉडी से बाहर होंगे, हवा में होंगे, मिट्टी में होंगे, पानी में होंगे, किसी भी जगह पे, बट आउटसाइड अ लिविंग बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग होंगे ये, ठीक है, तो तब ये क्या करेंगे, तब ये डेड पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉइल पार्टिकल होते हैं, जैसे वाटर होता है, ठीक है, डेड पार्टिकल्स हैं उस टाइम पे ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इनके अंदर ये ऑक्सीजन भी नहीं लेते, किसी किस्म का फूड भी नहीं लेते, इनमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चलता। तो ऐसे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं चलता, जिन्हें फूड ही नहीं चाहिए, जिन्हें ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें ए सेलुलर पार्टिकल का स्टेटस देते हैं। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स तीनों एक ही तरह के, हम इनको कलेक्टिवली वायरसेस कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनकी ये नॉन लिविंग क्यों है, वाई दे आर नॉन लिविंग, बिकॉज दे हैव नो मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, ना ये एनर्जी इनटेक करते हैं, ना ये ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, ना फूड लेते हैं, ठीक है, ना ही कुछ प्रोवाइड करते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक, कोई एक्सचेंज नहीं होता, मीन्स दे आर डेड मटेरियल, डेड, इसको आप डेड पार्टिकल ही बोलो, इनमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चलता, मेटाबॉलिज्म इज रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रोसेसेस नहीं हो रहे होते। सेकेंडली दे हैव नो सेल, इनकी बॉडी में एक भी सेल नहीं होता, ठीक है, ये कुछ स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये एक हार्ड सी सिस्ट है, ठीक है, हार्ड सी कवरिंग है, इसके ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, अटैचमेंट के लिए, बॉडी के साथ अटैच होने के लिए, लैंडिंग के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, इसके अंदर यहाँ कहीं जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, इस तरह से होता है, यानी इनके अंदर मेजर पार्ट क्या होता है, एक सिस्ट होगा, यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, उसके ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होंगे फॉर लैंडिंग, फॉर अटैकिंग, ये सब, ठीक है, और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, तो जीनोम कहेंगे इनका, ठीक, तो इनके अंदर कोई सेल मेम्ब्रेन, आप कह सकते कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर सॉरी सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज नहीं है, ये सेल का स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है, दे हैव नो सेल, इसके अंदर एक भी सेल नहीं होता, ठीक, तो ये दोनों हो गई इसकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिविंग क्यों कहते हैं फिर हम इन्हें कह देना जस्ट दे आर डेड, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है, तो लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज when viruses enter into a living body, means plant, animal, human, किसी भी living body में enter होते हैं जब ये वायरसेस, बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें भी enter हो सकते हैं, तो they start producing their copies, मतलब ये वायरस अगर किसी लिविंग बॉडी में एंटर हुआ है, अचानक से एक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर ये क्या करेगा, अपने डीएनए की कॉपियां बनाएगा, फिर उसके बाद अपने ही जैसे बहुत सारे अपने ही जैसे अपनी ऑफस्प्रिंग जनरेट कर देगा, ठीक है, ये इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग, इट स्टार्ट्स डुप्लीकेटिंग या प्रिपेयरिंग या मेकिंग इट्स कॉपीज, बहुत सारे वायरसेस कुछ देर में बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, एक वायरस एंटर हुआ तो बहुत सारे वायरसेस आ गए, फिर हर वायरस मजीद डुप्लीकेट किए जा रहा है, ठीक है, इसी तरह वो इंक्रीज करते रहते हैं अपने नंबर। तो वाई दे आर लिविंग, क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन दे आर इन अ लिविंग होस्ट, ठीक है, वाई दे आर नॉन लिविंग, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी सेल एंड दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इन देम, ठीक, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ईजी है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है।